समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। सो हेलो एंड वेलकम गाइज, एक लास्ट वीडियो है आपकी यूनिट 5 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड ई गवर्नेंस। ठीक है, ये यूनिट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी, मगर उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लास्ट यूनिट है एंड आई प्रॉमिस इस यूनिट के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट रहता तो पूछ लेना, बट मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए और जल्दी से, क्योंकि आपका टेंशन खत्म करते हैं। ओके, इस यूनिट में कुछ भी नहीं है यार, सब तुम्हें पता है। यूनिट 5 है सोल ट्रेडर। क्या होता है सोल ट्रेडर? ऐसे समझो, सोल ट्रेडर इज इक्वल टू सिंगल लॉन्डे, मतलब उनको किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती। ठीक है, वो अपना मस्त चलते रहते हैं, ना उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स मतलब कि हाँ, पढ़ाई को लेके अलग चीज है। सिंगल मतलब समझो ना, रिलेशनशिप स्टेटस से बात कर रहा हूँ। सिंगल लॉन्डे, ओके। सोल ट्रेडर मतलब सिंगल लॉन्डा, मतलब अ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, जो वो करेगा, मतलब अगर बिजनेस कर रहा है तो भी अकेला है। फिर सिंपल बिजनेस अरेंजमेंट, ये एक सिंपल बिजनेस अरेंजमेंट है जिसमें एक पर्सन कोई भी पर्टिकुलर चीज को बेचना स्टार्ट करता है या बिजनेस स्टार्ट करता है। इंडिविजुअल रन्स एंड ओन्स इंटायर बिजनेस, मतलब होता है ना कि रिलेशनशिप में रहो तो लड़कियों की भी ज़्यादा चलती है। जो लड़कियां देख रही हैं प्लीज़ कमेंट में गाली नहीं लिखिएगा। असल में रहता है कि अगर एक पर्सन है, ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी भी चलती है, बट उससे ज़्यादा दूसरे वाले की चलती है। वही चीज़ है कि सोल में क्या है, आप अकेले हो, आपकी पूरी चलेगी। ठीक है, इंडिविजुअल रन्स एंड ओन्स इंटायर बिजनेस, पूरा बिजनेस उसका है। मोस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मोस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये होता है। एंड आइडियल चॉइस टू रन स्मॉल और मीडियम बिजनेस, मतलब छोटे मोटे चीजें जो होती हैं, पहला छोटा बिजनेस स्टार्ट करना सोल में बहुत ही बेटर माना जाता है, बहुत ही आइडियल माना जाता है। ठीक है, फिर पांचवा है नो सेपरेट बिजनेस और ट्रेड नेम रिक्वायर्ड, कोई भी ट्रेड नेम की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो उसमें होता है ना, रिलेशनशिप में निक नेम रख देते हैं, पेट नेम रख देते हैं, याद आया कुछ? ओके चलिए, तो नो सेपरेट बिजनेस और ट्रेड नेम रिक्वायर्ड। नो लॉ टू गवर्न दिस, कोई लॉ की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मस्त अपना जिएगा, सोल ट्रेडर मस्त अपना बिजनेस करेगा। ठीक है, ओनर इज ओनली रिस्क बियरर। हाँ भाई अब क्या है, अकेले हो, काम गलत करोगे तो खुद को ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यही चीज है। तो ओनर इज ओनली रिस्क बियरर, इससे कुछ गलत नहीं समझिएगा आप लोग। ही इज द वन हु एंजॉयज प्रॉफिट अलोन। अब भाई रिस्क भी अगर अकेले ले रहा है तो मजा भी अपना अकेले ही काटेगा। ठीक है, ये हो गया ही इज द वन हु एंजॉयज प्रॉफिट्स अलोन। और लाइबिलिटी अनलिमिटेड, देखो बिजनेस में लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, हाँ शेयर हो जाती है। असल में क्या है कि अगर आप अकेले बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सारा नुकसान आपके ऊपर। अगर आप एक ग्रुप में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वो जो नुकसान रहता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे आप अकेले कमरे में रहते हो तो अगर 4,000 है कमरे का किराया तो 4,000 रहता है। अभी 2 लोग आ जाओगे तो 2-2 हज़ार देने लगोगे, राइट? इन द सेम वे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होती हैं? इजी स्टैब्लिशमेंट, मतलब बड़े आसानी से आप कर सकते हो। पैसा है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ ये नहीं कि अभी पैसा, मान लो अगर 2 लोग आए, दूसरा वाला कहता है भाई ऐसे नहीं यार, ये मज़ा नहीं आ रहा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें क्या है, इजी स्टैब्लिशमेंट, तो इजीली आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो। इजी ऑपरेशन, ठीक है, इजी ऑपरेशन है। प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो प्रॉफिट होगा तो एलोन ही लेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, अब अकेले हो तुम, हाँ तो किसको बताओगे? ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? तो डिसएडवांटेजेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी, भाई ये हर बिजनेस का, ठीक है, इसी का नहीं। अगर आप ग्रुप में भी करोगे तो बस बट जाएगा, मगर अनलिमिटेड लायबिलिटी वहां पे भी है। नुकसान अगर हो रहा है तो भरपाई करनी होगी। ठीक है, ऑब्टेनिंग फंड्स, हाँ ऑब्टेनिंग फंड्स असल में क्या है, देखो डिसएडवांटेज कैसे, मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आप गए किसी से मांगने या फिर बैंक से मांगने, तो बैंक कहेगा कि यार नॉमिनी क्या है तुम्हारे पास, एक हिसाब से सपोज करो, देखो नॉमिनी आप देते हो वो अलग चीज है। अभी आप बिजनेस के लिए गए तो कहेगा नॉमिनी चाहिए हमें। अब आप अकेले शुरू करना चाहते हो तो नॉमिनी कहाँ से लाओगे? तो जो पैसा है वो मिलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, ऑब्टेनिंग फंड्स। फिर हायर टैक्सेस, अब टैक्सेस भी
बट जाते हैं अगर आप एक ग्रुप में हो तो, नहीं तो हायर टैक्स आपको पे करने पड़ते हैं। नो बिजनेस रिट ऑफ्स, ठीक है, कोई भी बिजनेस का रिट ऑफ नहीं होता। चलिए अब पार्टनरशिप की बात करते हैं। तो पार्टनरशिप क्या होता है, वही रिलेशनशिप में आ जाना, ठीक है, इज इक्वल टू पार्टनरशिप। अब देखो पार्टनरशिप में क्या है, अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल टू ओवरसी बिजनेस ऑपरेशंस एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लायबिलिटीज। अब अगर दो लोग हैं तो प्रॉफिट भी बटेगा, नुकसान भी बटेगा, ठीक है, सब कुछ बट जाता है। पार्टनरशिप इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, गवर्नमेंट। जैसे बड़े बड़े, अब आप स्कूल खोल रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो कोई, गवर्नमेंट में देखोगे तो पार्टनरशिप वहां पे रहती है, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 के तहत पार्टनरशिप को लीगल करार दिया गया, ठीक है। इसमें क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लीगल रिलेशंस आए। इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 के तहत राइट्स और ड्यूटीज आपकी प्रोविजन में आई, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जब आप बिजनेस करोगे ना, तो अगर आप अभी भी सोच रहे हो कुछ करने का, तो एक चीज याद रखना, जो दूसरा बंदा ना उसने लिखवा के रख लेना कि भैया अगर नुकसान होगा तो साथ में रहोगे, ये नहीं कि भाग जाओ, हम नहीं करेंगे, मैं मम्मी जो हमको डांट रही है, मेरे पापा डांट रहे हैं, हमारे घर वाले हमारे साथ नहीं रह रहे हैं तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी कभी नहीं खत्म होती है, जिंदगी ही ऐसी है ना कि हर मोड़ पे तुम्हें लायबिलिटी देना रहेगा। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब कह सकते हो, कंटिन्यूटी को आप ऐसे समझो कि कंटिन्यूटी क्या होता है कि जैसे आप हो, ठीक है, और आपका एक दोस्त है। अब आपके दो बच्चे हुए, दोस्त के भी दो बच्चे हुए या तीन बच्चे हुए, ठीक है। अब क्या होता है कि जो अगर आप हैं, ठीक है, आपकी डेथ हो जाती है, आप निपट गए, तो आपका बच्चा इस बिजनेस में नहीं घुस सकता, ठीक है। इसका पार्ट हो सकता है, नहीं सोचो कि जो पार्टनरशिप आपके पास थी वो उसके पास चली गई आपके जाने के बाद, नहीं, वो मेंबर बना सकते हो आप पहले उसको ला करके, बट इस तरीके से ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपका ये डिसॉल्व हो जाएगा जैसे ही अगर आप मरोगे, निपटोगे, वैसे ही आपका बिजनेस पार्टनरशिप वाला खत्म हो जाता है, ठीक है। फैमिली मेंबर्स को नहीं इन्वॉल्व किया जाता। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स, देखो नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो आपके इसमें क्या है ना, मिनिमम आपके दो मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम, देयर शुड बी अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स, द मैक्सिमम नंबर में वेरी अकॉर्डिंग टू फ्यू कंडीशंस। मतलब इसमें क्या है कि आपके मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम डिपेंड करता है कि क्या है कैसे। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि यहाँ पे पार्टनर मालिक भी है और कुत्ता भी है, नहीं मतलब समझ सकते हो कि मालिक भी वही है और जब उसे सर्वेंट बनना होगा तो सर्वेंट भी उसे ही बनना है, ठीक है। बांस भी वही, बांसुरी भी वही। चलिए टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, तो एक्टिव पार्टनर, ठीक है। एक्टिव पार्टनर मतलब आपके हर बिजनेस में आपके साथ है, मतलब आएगा, आपकी हेल्प करेगा, जो भी सेमिनार होंगे, प्रेजेंटेशन होगा, सब में रहना है उसे। और डोरमेंट पार्टनर मतलब सोता हुआ पार्टनर, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब कि वो आपके साथ रहेगा नहीं, आपके साथ प्रेजेंटेशन नहीं देगा, मगर पैसा देगा। क्या देगा? पैसा देगा। ये क्या है? पैसा भी देगा, साथ भी देगा, ठीक है, मगर ये सिर्फ पैसा देगा। सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर मतलब कि ये आपका पार्टनर जो है ये अंदर ही रहेगा। अंदर का मतलब कि ये कंपनी के अंदर की चीजों को कंट्रोल करेगा, बाहर कुछ भी नहीं बोलेगा, उसके बाहर उसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अब नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर मतलब कि जो पैसे लगा रहा है, ठीक है, कह सकते हो बस उसका नाम सिर्फ नॉमिनल है, मतलब पैसे एक हिसाब से वो कहता है कि हाँ ठीक है ये बंदा सही है, इसके साथ आप बिजनेस कर सकते हो। इसका आप बिजनेस के अंदर कोई मतलब पार्टनरशिप में कोई भी रोल नहीं होता। पार्टनर बाय स्टॉकपेल ये भी कुछ खास नहीं होता, ठीक है, इसका भी कोई रोल नहीं होता ज़्यादातर। चलिए अब एडवांटेज की बात और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज मतलब ईजी टू स्टार्ट, मतलब ये क्या है कि देखो पैसों की कमी नहीं रहेगी क्योंकि पार्टनरशिप रहेगी, तो ईजी होता है स्टार्ट करना। डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग आपकी अकेले की नहीं रहती है, इसलिए मतलब रहता है ना कि अगर गलत काम हुआ तो ठीक है तेरा था, मेरा नहीं। और फिर रेजिंग ऑफ फंड्स, तो रेजिंग ऑफ फंड्स बहुत ईजिली हो जाती है, समझ गए। अब डिसएडवांटेज क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है? 20 पे लिमिटेड है, मैंने बताया था ना मैक्स कितने हो सकते हैं, तो 20। फिर ट्रस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक का ट्रस्ट नहीं मिल पाता है कई बार, ठीक है। एब्रप्ट डिसोल्यूशन, एब्रप्ट डिसोल्यूशन मतलब कि अगर आप निपट गए तो पार्टनरशिप खत्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 क्या है? क्योंकि क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि लास्ट में 2013 लगा है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है।
तो क्या था, ये पास्ड बाय इंडियन कंपनी लॉ इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में इंडियन कंपनी लॉ के द्वारा पास किया गया था। प्रोवाइड मोर पावर्स टू शेयर होल्डर्स एंड एम्फेसिस मोर ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, ज्यादा पावर देता है शेयर होल्डर्स के हाथ में, ठीक है। फीचर्स क्या है, डेमोक्रेसी ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की डेमोक्रेसी रहती है। लिमिट ऑन मैक्स पार्टनर्स, तो मैक्स पार्टनर भी लिमिटेड हो जाते हैं, पहले अनलिमिटेड थे। इलेक्ट्रॉनिक मोड को बढ़ावा दिया है इस एक्ट ने। फास्ट ट्रैक मर्जर्स भी आगे आए हैं, फाइनेंशियल ईयर भी देखा जाता है इसमें। तो ये आपका कंपनी एक्ट था के हिसाब से कंपनीज को थोड़ा सा पावर देने के लिए लाया गया, उससे भी ज़्यादा शेयर होल्डर्स को भी पावर देने के लिए लाया गया ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं। MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये समझना। मेमोरेंडम का मतलब है टू बी रिमेंबर्ड, टू बी रिमेंबर्ड मतलब अगर आप एक कंपनी में हो तो आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। पहला क्या है, डिफाइंस कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ अ कंपनी, तो एक कंपनी की क्या पावर है, क्या स्कोप है, क्या बाउंड्री है उसकी, क्या वो कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, हर एक चीज की जो नोटिस है एक किताब में लिखी हुई है। वही किताब आपकी क्या है, वही किताब आपकी है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ओके। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज फाउंडेशन ऑन विच कंपनी इज बिल्ट, ये वो न्यू है जिसपे एक कंपनी बनती है, आगे चलती है। स्कोप एंड डिटरमाइंस द बाउंड्रीज इट कांट क्रॉस, तो स्कोप भी बताती है कि भाई आप ये चीजें कर सकते हो, ये बढ़िया है और इसके आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ MOA देखते हैं, तो कंटेंट्स ऑफ MOA क्या है, नेम क्लॉज, नेम क्लॉज का मतलब लास्ट में आपको लिमिटेड लगाना है, अगर आपकी गवर्नमेंट है तो GOVT LTD लगाना है, और अगर प्राइवेट है तो PBT LTD लगाना है, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का मतलब है कि आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है, एम, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो भी आपको उस किताब में लिखना है। लाइबिलिटी क्लॉज है ना, लाइबिलिटी से मतलब है कि आपको सारी चीजें जहां से नुकसान हो सकता है उसके बारे में लिखना है उस किताब में, ठीक है। उसके बाद कैपिटल क्लॉज कि आप पैसे कहाँ से लाएंगे, ठीक है, वो भी आपको उस किताब में मेंशन करना है। एसोसिएशन क्लॉज, एसोसिएशन का मतलब है कि आपके सब्सक्राइबर्स, आपके जो कंपनी मेंबर्स हैं उनकी राय भी आपको सुननी है, ठीक है। फॉर 1 पर्सन कंपनी का मतलब है कि द MOA मस्ट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द पर्सन हु बिकम्स अ मेंबर ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ सब्सक्राइबर, अगर कोई एक पर्सन मर जाता है तो उसकी जगह कौन लेगा, ये भी आपको बताना है। अच्छा, अब इन चीज़ों को याद कर सकते हो क्योंकि MOA इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। नोरा फतेही को जानते हो आप, अच्छे से जानते होगे, तो नोरा NORA लव कॉफ़ी फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीती हैं तो अपने कॉफ़ी फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो N से क्या हो गया, N से क्या हो गया आपका नेम क्लॉज, O से क्या हो गया ऑब्जेक्ट क्लॉज, R से क्या हो गया रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, A से क्या हो गया एसोसिएशन क्लॉज, और L से क्या हो गया आपका लाइबिलिटी क्लॉज, और C से हो गया कैपिटल क्लॉज, और F से हो गया फॉर 1 पर्सन कंपनी। इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है आएगा, ठीक है। AOA, AOA की बात करें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द पर्पज ऑफ अ कंपनी, तो एक कंपनी क्यों बनी है, उसकी मतलब ज़रूरत क्या थी, उसकी नीड क्या थी, वो सारी एक किताब है, ठीक है। ये AOA एक डॉक्यूमेंट है, एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ कंपनी, दैट कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी, ओके। स्पेसिफाइज द रेगुलेशंस फॉर इट्स ऑपरेशंस, उसमें लिखा है कि ये कंपनी कैसे चलेगी, सुबह कितने बजे आना है, शाम को कितने बजे जाना है, ठीक है। हाउ वर्क विल टेक प्लेस, कैसे काम होगा, कौन सा केबिन कहाँ होगा, हर एक चीज लिखी हुई होती है प्रॉपरली। कंपोनेंट्स ऑफ AOA क्या है, कंपनी नेम, ये देखो पिछले वाले की तरह है, कंपनी नेम, इसमें क्या रहेगा, उसमें देखो आपको प्राइवेट पूरा लिखना है, इसमें ये सफिक्स लगाना है, ठीक है। PBT.LTD या LTD मतलब GOVT.LTD, ठीक है, तो LTD आपको यूज करना है। फिर पर्पज ऑफ द कंपनी, पर्पज क्या है आपको उसमें लिखना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। शेयर कैपिटल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी क्या है, शेयर होल्डर मीटिंग्स क्या है, ठीक है। तो इसमें एक चीज याद रखना, अगर कंपनी की बात आए तो 2-3 चीजें एकदम दिमाग पे होनी चाहिए, जैसे कैपिटल, ठीक है,
कैपिटल याद रखना, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हो गया, और पर्पज कह सकते हो, और प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ ये अगर जोड़ोगे आप तो प्रॉपर आप एक आंसर बना सकते हो, ठीक है। इसको भी याद रखना, कंपोनेंट्स ऑफ एओए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं आपका, देखो अभी क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ पाए हो सही से, नहीं समझ में आया तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखो अगर पीछे नहीं समझ में आया एमओए एओए तो अभी डिफरेंस देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एमओए क्या है? चैप्टर और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। मतलब एमओए को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका जो कंपनी है वो आपका एक्सटर्नल है, ठीक है। एमओए का मतलब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। जैसे अब देखो क्या होता है, अगर इसको समझो ऐसे बेसिक समझना कि अगर देखा जाए आप असाइनमेंट नहीं करते हो इंटरनल, तो आपको इंटरनल मिल जाते हैं थोड़ा, अगर टीचर से अच्छा रिलेशन है तो। मगर वहीं पे मान लो प्रैक्टिकल फाइल है आपकी, आपने नहीं कंप्लीट किया, तो इंटरनल वाला टीचर क्या करेगा? जब भी इंटरनल प्रैक्टिकल लेगा, कुछ नहीं, ठीक है बेटा कर लो, ठीक है ऐसे बोल देगा, और आप कर भी लोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक। मगर अगर वही फाइल आपने सही से नहीं की और आप पहुंच गए एक्सटर्नल में लेके, वो नंबर काट देगा। तो ये आपका एक्सटर्नल है, ठीक है, और ये आपका इंटरनल है। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, मगर यहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी है, ठीक है। चलिए समझते हैं। एमओए नेचर, नेचर की बात करें तो चैप्टर और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, ये क्या है? बाय लॉ ऑफ कंपनी फॉर स्मूथ इंटरनल मैनेजमेंट। ये है अंदर की बात, है ना, ये है आपके क्लास की बात, ये है आपके कॉलेज की बात, और ये है आपके सेंटर की बात जहां एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, वहां की बात है। अब स्कोप डिफाइंस ऑब्जेक्ट एंड पावर्स ऑफ कंपनी। ये क्या करता है? ये बताता है ऑब्जेक्ट क्या है, पावर्स क्या है। ये क्या करता है? कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कैरिंग आउट डे टू डे ऑपरेशन। दिन भर में क्या काम हो रहा है वो ये रखता है, ठीक है। थर्ड क्या है? स्टेटस, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, ये क्या है? सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, मगर ये फंडामेंटल है, इसका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लीगल इफेक्ट, लीगल इफेक्ट क्या है? एक्ट्स डन बियॉन्ड एमओए आर वॉइड। मतलब अगर आपने एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो रूल्स दिए गए हैं उसके विरुद्ध कोई काम किया तो आपको जेल होगी, ठीक है। अब वहीं पे एक्ट्स डन बियॉन्ड दिस आर्टिकल्स कैन बी सेटिस्फाइड बाय शेयर होल्डर्स, ठीक है। मतलब रेटिफाइड, सॉरी रेटिफाइड है ये। रेटिफाइड का मतलब क्या है कि अगर इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को देखा जाए तो अगर आप एक कंपनी में कोई नुकसान करते हो तो शेयर होल्डर से बातचीत करके आपको माफी मिल सकती है, मगर यहां नहीं मिलेगी। अब कंपल्सन की बात, प्रिपरेशन ऑफ एमओए इज कंपल्सरी। ये कंपल्सरी है और ये नॉट कंपल्सरी। नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, मगर कंपनी में बनाना पड़ता है, ठीक है। रिलेशनशिप कंपनी विथ आउटसाइड वर्ल्ड, यहां पे आपकी कंपनी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप देखती है, इधर कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच की रिलेशनशिप है। ये पता चला डिफरेंस। अब अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब चेंजेस, डिफिकल्ट एंड लेंदी प्रोसेस। क्या आप एमओए में जो किताब है आपकी एमओए, उसमें आप चेंज कर सकते हो? जी चेंज कर सकते हो, मगर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और लेंदी प्रोसेस हो जाता है, जो कि इसमें तो कंपनी की बात है, घर की बात है, तो आराम से हो जाता है, ठीक है, इजी एंड सिंपल प्रोसेस। तो आई होप एमओए और एओए आपको समझ में आया होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब टू बी रिमेंबर्ड और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। चलिए आगे चलते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? अगर आपने एक कंपनी खोली है तो आपको हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी, जो कि कंपलसरी है, समझे? मतलब मीटिंग हेल्ड एनुअली बाय द कंपनीज, मतलब हर एक कंपनी की, मतलब इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं उनको हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती है, कंडक्ट। कंपनी है चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, उसको एक साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 15 मंथ्स बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग। दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपकी कंपनी में कोई लॉस हो गया है या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, क्राइसिस चल रही है, वर्कर्स आपके स्ट्राइक पर हैं, तो वहां पे
जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें जो गैप मिल जाता है व्हेन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, तो 18 मंथ्स का आपको क्या मिल जाता है, 18 मंथ्स का आपको गैप दिया जाता है, ठीक है। मगर उस 18 मंथ्स के बाद आपको एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपकी ई गवर्नेंस की। तो भैया ई गवर्नेंस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बस थोड़ा सा उसको यहाँ पे अपडेटेड वर्जन देखेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट फंक्शनिंग विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। अब भैया देखो ई गवर्नेंस, ई आ रहा पहले और इंजीनियर में भी ई आता है पहले, तो बिना इंजीनियर के ई गवर्नेंस चलेगी कैसे। तो गवर्नमेंट फंक्शनिंग विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ओके। अब इसको याद करने का तरीका एक हिसाब से, इसके जो मतलब फीचर्स हैं, याद करने का तरीका नहीं है, फीचर्स हैं। तो स्मार्ट इंजीनियर बाबू और स्मार्ट, ठीक है, समझ रहे हो ना, इंजीनियर इंजीनियर। चलिए स्मार्ट में सिंपल, एम से मॉरल, ए से अकाउंटेबल, आर से रेस्पॉन्सिव, टी से ट्रांसपेरेंट। ये याद कर लो, जहां गवर्नेंस आए वहां पे ठोक देना, ठीक है, पक्का ऐसा ही होगा, गलत होना ही नहीं। मतलब एस से सिंपल, आपकी जो फंक्शनिंग होनी चाहिए सिंपल होनी चाहिए, मतलब कि इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब आम जनता भी समझ सके। या नहीं आप कोडिंग किए पड़े हो और जनता आ रही देख रहे हो, उसे नंबर नंबर वो हैकिंग वाला दिख रहा है, वो और परेशान होगी, फिर करेगी नहीं कुछ। फिर एम से मॉरल, मतलब मॉरल का मतलब है कि एक हिसाब से कह सकते हो कि प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए, मतलब इधर उधर नहीं कि इधर वाली चीज उधर है, इधर वाली उधर, ठीक है। ए से क्या है अकाउंटेबल, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। आर से क्या है रेस्पॉन्सिव, मतलब अगर यूजर ने आपसे कुछ पूछा है थ्रू ई गवर्नेंस, ठीक है, तो आपको उसे रिप्लाई करना है। टी से ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी होना चाहिए, इधर उधर क्या हो रहा है उसको दिखाई देना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन उसके सामने रखी जानी चाहिए। जैसे रहता नहीं कि वो क्या कहते हैं, टर्म्स एंड एक्ट क्या रहता है कि प्राइवेसी पॉलिसी पूरी पूरी, ठीक है, वो सामने रखनी रहती है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। आपका ई गवर्नेंस 4 टाइप का होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट टू सिटीजन में क्या है कि सिटीजन फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है, सिटीजन फ्रेंडली और गवर्नमेंट, सिटीजन फ्रेंडली गवर्नमेंट। एक हिसाब से ये समझो कि जब गवर्नमेंट टू सिटीजन्स वाली बात है तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिटीजन के साथ एक प्यारा सा रिश्ता बनानी चाहती है, ठीक है, कि वो हमें जानते रहे हम उनको जानते रहे, दैट्स इट। गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो काम होते हैं लाइसेंसिंग, प्रोक्योरमेंट, परमिट्स, रेवेन्यू कलेक्शन सब ऑनलाइन रहे। फिर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय क्या है, इंक्रीज सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज को भी हर एक चीज पता रहे, वो सेटिस्फाइड रहे, ठीक है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या है, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब देखोगे तो बड़े बड़े नेता भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं, एक हिसाब से वही समझो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इंक्रीज एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, आउटपुट, बता रहा हूँ 2-4 शब्द रट लो ना, बाकी काम हो जाएगा। इफिशियंसी याद रखना, परफॉर्मेंस, आउटपुट, तो यहाँ से ये 5 याद रखना, ठीक है, ये 5 लिख के आना, तुम देखना नंबर नहीं मिलेगा तो बोलना हमको, ठीक है, पक्का मिलेगा नंबर 100%। अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस क्या है, इम्प्रूव्स डिलीवरी एंड एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट की इम्प्रूव्स डिलीवरी एंड इफिशिएंसी, ऊपर रटवाया था एफिशिएंसी, ठीक है, इफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। बेटर गवर्नमेंट इंटरेक्शन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, हमारी जो गवर्नमेंट का इंटरेक्शन है बिजनेस के साथ, इंडस्ट्री के साथ, सब इम्प्रूव होता है। फिर सिटीजन एम्पावरमेंट, सिटीजन भी जब मोबाइल पे देखता है अच्छी अच्छी ऐप्स लाइक आरोग्य सेतु और समझ रहे हो ना, तो उनसे वो भी समझता है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। लेस करप्शन, करप्शन के केसेस कम हो जाएंगे। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी याद कराया था ऊपर वाले में, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, मतलब इधर उधर क्या हो रहा सब कुछ पता चलता रहेगा। फिर कॉस्ट रिडक्शंस एंड रेवेन्यू ग्रोथ, कॉस्ट की जैसे कि पेपर वर्क कम हो जाएगा, ठीक है, तो रेवेन्यू ग्रोथ होगी, रिड्यूसेस पेपर वर्क, ठीक है। इतना था आपका ई गवर्नेंस के एडवांटेज में। अब आपके बस 2-3 टॉपिक बचे हैं। देखो रोल ऑफ इंजीनियर्स इन ई गवर्नेंस, रोल ऑफ इंजीनियर्स इन ई गवर्नेंस। अच्छा आपको लगता है कि ई गवर्नेंस में इंजीनियर्स की जरूरत है? भैया उनके बिना चलेगा ही नहीं ई गवर्नेंस, ठीक है, तो वही चीज है। तो टू मेक गवर्नेंस बेटर थ्रू कंप्यूटर्स एंड नॉलेज ऑफ साइबर लॉज। देखो हुआ क्या कि ये जो हमारे इंजीनियर्स थे, ठीक है, ये जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है, वहाँ पहले 1-2 बार अंगड़ाई लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बैठते हैं कंप्यूटर पे,
तो क्या करेंगे वो, सबसे पहले आपके जैसे पहले क्या काम हो रहा था कि एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्या था कि जो अधिकारी था वो सबके कंप्यूटर पे जाके देख रहा था कि अच्छा तुमने ये काम किया, तुमने ये काम किया, तुमने ये काम किया या नहीं। इस तरह सारे कंप्यूटर पे एक एक करके जा रहा था। हमारे इंजीनियर बाबू जाते हैं, बैठते हैं अपने ऑफिस में और एक ही लैपटॉप से, एक ही कंप्यूटर से सबको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखे ना इंजीनियर को, तो सबको कनेक्ट कर देते हैं और फिर अपना कुर्सी पे बैठ के अपना गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और देखे जा रहे हैं सबको। ठीक है, तो यही है टू मेक गवर्नेंस बेटर थ्रू कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके गवर्नेंस को बेटर करना एंड नॉलेज ऑफ साइबर लॉज। तो मगर भैया साइबर लॉज की भी नॉलेज होनी चाहिए, ये नहीं कि आप गेम खेल रहे हो उतने देर में वो हैक कर लेगा, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड ई गवर्नेंस रिक्वायरमेंट एंड डेवलप रिपोर्ट्स। तो ई गवर्नेंस मतलब की रिक्वायरमेंट क्या है ना, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, किस लेवल पे कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि जनता को शेयर करनी है, गवर्नमेंट को शेयर करनी है, उस लेवल से आपको रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, एन इंजीनियर मस्ट नो द लिमिट्स ऑफ स्टेट एक्शन एंड रेगुलेशंस। ठीक है, स्टेट एक्शन और रेगुलेशन की भी लिमिट एक इंजीनियर को पता होनी चाहिए, इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, आपका जहाँ पे सेंटर है, आप जहाँ प्लेस्ड होते हो उस स्टेट, उस सेंटर का उस स्टेट के साथ क्या रिलेशन है आपको जानना जरूरी है। अब लास्ट वाली लाइन मैंने एज इट इज लिखी है, इसको पढ़ो। द बेसिक knowledge of constitution is necessary for him in order to ensure that the rules and regulations under which public and private sector works do not violate the provisions of the constitution। तो इसीलिए आपको COI सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, समझे, और कोई रीजन नहीं है। तो समझ गए ना पॉइंट, आई थिंक सिंपल लिखा है। द नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, ताकि आप पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आराम से काम कर सको बिना किसी रूल को तोड़े हुए। ठीक है, आई थिंक काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी आपको, क्योंकि इससे पहले आपने कभी पढ़ा नहीं था। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशियल प्रोसेस एंड रोल ऑफ IT प्रोफेशनल्स इन जुडिशरी, ये क्वेश्चन लास्ट है यार। ठीक है, इसको मतलब समझो क्या है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशियल प्रोसेस एंड रोल ऑफ IT प्रोफेशनल्स इन जुडिशियरी। कहाँ यार तुम प्लेसमेंट के चक्कर में पड़े हो, मतलब सोचो कंपनी आए ले जाए, अरे जज में जा, उसमें कोर्ट में जाके देखो क्या ही प्रॉब्लम हुई पड़ी है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशियल प्रोसेस, रैपिड एक्यूमुलेशन एंड स्लो डिस्पोजल रेट ऑफ पेंडिंग केसेस ऑन अवर जुडिशियल सिस्टम ट्रेमेंडसली। हमारे कोर्ट में आज भी, जब अभी कोर्ट नहीं गए हो ना तुम, किसी दिन कोर्ट में जाके देखोगे ना, इतनी लंबी लंबी फाइलें रखे हैं ना, 2-2 3-3 मंजिल तक फाइल रखी हुई हैं, कभी जाके देखना कोर्ट में। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपकी आवश्यकता है, आप अपना कीमती समय कहीं और ना बर्बाद करें, कोर्ट जाएं। ठीक है, ज़्यादा मोटिवेट कर दे रहा हूँ, कहीं चले ना जाओ। ठीक है, और कोर्ट्स जो रिकॉर्ड्स होते हैं फिजिकल मैनर में, अब भैया क्या है, आज भी तुम, हम सच बता रहे हैं, कोर्ट में जाओगे तो तुमको आज भी फिजिकल मैनर में ही, मतलब कॉपी पेन पे ही सब कुछ लिखा हुआ मिलता है। हम तो कहते हैं कॉलेज में भी यार तुम्हारे पूरा पूरा डिजिटल कर देना चाहिए, इतना असाइनमेंट बनवाते हैं फिर बस कॉपी पेस्ट करना रहेगा। यही सब रीजन है कि अभी नहीं हो रहा है डिजिटल। ठीक है, जानते हैं आजकल के इंजीनियर ज़्यादा स्मार्ट हो गए। रिकॉर्ड्स फिजिकल मैनर, मैनुअल सिस्टम्स नाउ ऑल्सो, मतलब मैनुअल सिस्टम का मतलब कि तुम देखे होगे, फिल्मों में देखे होगे, रियल में भी ऐसा है। अभी जब कोर्ट की सुनवाई होती है तो जज चश्मा लगाए बैठे रहता है, अपना चाय पीता है, और सामने जो वकील रहता है वो बोलता है कि सर ऐसा है वैसा है। तो बगल में ध्यान देना, जो जज है उसके बगल में एक आदमी बैठा रहता है, दोनों हाथ टाइपराइटर पे रख के टक 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 लिखता है। तो भैया आप उसका निवारण कैसे कर सकते हो, देखो मैं बता रहा हूँ, आप सोचना। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उसके सामने जैसे गूगल के सामने हम लोग बोलते हैं, है ना, वो लिखता चला जाता है, वैसे कोई एक सॉफ्टवेयर बना के उसके सामने रखा हो, बोलते रहो तुम, है वो लिखता जाएगा, अपना बात खत्म, काहे लिए टाइपराइटर की जरूरत। ठीक है, तो वही चीजें हैं। फिर एरियर्स, बैकलॉग्स एंड डिलेज, इन सब का समाधान कौन करेगा, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर केस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डॉकेट मैनेजमेंट। डॉकेट मैनेजमेंट का मतलब है कि जो केसेस पेंडिंग है, ठीक है, दैट्स इट, जो फाइल्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जो उसमें डेटा है, वही चीज़ है डॉकेट मैनेजमेंट। तो यूज ऑफ कंप्यूटर्स करोगे तो एक ही कंप्यूटर में सारी फाइल्स तुम्हारी 2 मंजिल की खत्म हो जाएंगी। ठीक है, उसमें टेराबाइट लगाओ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रोल ऑफ IT प्रोफेशनल्स इन जुडिशियरी, बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जाइए आप लोग। मतलब इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में अगर आप रखना चाहो तो कितना ईजी है ना। फिर वर्ड प्रोसेसिंग, स्टोरेज मैनेजमेंट,
ये सारी चीज़ें आप अच्छे से लिख सकते हो, मुझे यकीन है, क्योंकि आप लोग कई लोग आईटी ब्रांच हो गए, कई लोग सीएस ब्रांच हो गए, वर्ड प्रोसेसिंग, स्टोरेज मैनेजमेंट, हर एक चीज़ पे आप लोग 2-2 पन्ना लिखने में माहिर हो। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं क्या है। डिजाइनिंग, सेटिंग अप एंड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, जैसे डिजिटल सिग्नेचर के लिए, वॉइस रिकॉग्निशन के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, ये तीनों सॉफ्टवेयर भी आप बना सकते हो, उनको दे दो। क्रिएटिंग प्रोग्रामिंग टू सपोर्ट अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम बार कोड टू इंटरनेट वेबसाइट एंड ईमेल टूल्स। तो आई थिंक सब कुछ क्लियर है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। और इसी के साथ आपकी यूनिट 5 खत्म होती है। ठीक है, तो कई लोग बोल रहे थे फिल्म की तरह हो गई है, तो भैया आपकी फिल्म खत्म हो गई है अब। और आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, काम पसंद आया, तो प्लीज़ एक कमेंट आपका ज़रूरी है। रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, रिप्लाई सबको आएगा। ठीक है, एक दिन। और थैंक यू सो मच यार, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। लिटरली उम्मीद नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा प्यार मिला आप लोग का, और इसीलिए हम भी ऑन टाइम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। थोड़ा लेट हैं, माफ़ी चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, ताकि हम बाद में भी बात कर सकें आपसे। ठीक है, हमेशा आपके साथ जुड़े रह सकें। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें @SmartEngineerBabu। ठीक है, तो फॉलो कर लीजिए। एंड उम्मीद करता हूं कि आज 1K कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, चलिए, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, लव यू। और कल का पेपर बहुत अच्छे से करके आओगे, मुझे यकीन है। लिखना सब कुछ, कुछ भी छोड़ना नहीं, देखना क्या होता है, और फिर कमाल देखना आप। चलिए, लव यू, बाय बाय।